जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम विशेषण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो विशेषण टॉपिक है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आरओ उसके पर्पज़ से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डीप प्रश्न आपसे आता है और इसी से रिलेट होकर के आपका क्रिया विशेषण जो टॉपिक होता है जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उस क्रिया विशेषण को भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम इस क्लास को इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इसे जो है 20 एमसीक्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम आगे स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। देखेंगे हमारा विशेषण किसे कहते हैं। टॉपिक हमारा चूंकि विशेषण है, विशेषण क्या करता है, ये जो है विशेषता बताता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में। यह विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, ये विशेषता बताता है। संज्ञा व सर्वनाम। अब विशेषता जो होगी वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। विशेषता का मतलब ये नहीं है कि बस विशेषण जो है अच्छा ही बताता है। परिभाषा देखेंगे, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हरा, बैगनी, चमकीला, फीका, टेढ़ा, सीधा, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, एक, दो आदि। ठीक है, यानी कि जो हमारा विशेषण है वह क्या करता है, अच्छाई और बुराई दोनों बता रहा है। यहाँ पर हरा रंग बता रहा है, यहाँ पे रंग हरा, बैगनी, चमकीला, फीका, ठीक है ना। बुराई यहाँ किया, टेढ़ा बुराई कर रहा है, सीधा अच्छाई बता रहा है, बड़ा, काला, यानी कि इसमें जो है संख्या बताएगा, माप बताएगा। अब देखेंगे हमारे सामने उदाहरण है, वह रोगी है, वह रोगी है, तो वह क्या है, ये सर्वनाम है। और सर्वनाम की विशेषता क्या यहाँ पर हो रही है, विशेषण किसे बताया जा रहा है, रोगी जो है क्या है यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, वह सर्वनाम है। और उसकी विशेषता क्या है कि वह रोगी है। अगला देखेंगे उदाहरण, वह एक पुराना घर है, वह एक पुराना घर है। इसमें आपको जो है देखेंगे तो पुराना जो शब्द है ये आपका विशेषण है और पुराना किसकी विशेषता बता रहा है, तो घर की। तो घर क्या है, घर यहाँ पे संज्ञा है ना, और वह क्या है, सर्वनाम है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, अगला उदाहरण है कि यह एक मीठा फल है, यह एक मीठा फल है। यहाँ पर जो है मीठा जो है क्या है, विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है, तो फल की विशेषता बता रहा है। फल क्या हो गया यहाँ पर, फल शब्द संज्ञा है। अगला उदाहरण देखेंगे, वह एक तेज छात्र है। यहाँ पर भी जो है तेज शब्द से हम विशेषण बता रहे हैं और किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो छात्र की विशेषता बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण जो है किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यह गर्म चाय है, चाय की विशेषता क्या है कि चाय गर्म है। वह भारी है, वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, इसकी विशेषता क्या है कि वह भारी है। यह नया किताब है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए नई किताब, यह नई किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर नई शब्द क्या है, नई शब्द आप अगर ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नई किताब है, यह नई किताब है, नई शब्द यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे, वह एक आलसी लड़का है। तो लड़का कैसा है, आलसी है ना, लड़के की विशेषता क्या है, लड़का आलसी है। तो विशेषण को आपने समझ लिया। अगली हमारी हेडिंग है विशेष्य। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देख लेंगे, पहला उदाहरण है, गीता प्यारी है। गीता कैसी है, गीता प्यारी है। तो जो प्यारी शब्द है ये तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, गीता की बताई जा रही है। और गीता क्या है, तो गीता
यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो आपका जो है विशेष्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य आपका गीता शब्द हो जाएगा। यानी कि आपको पहचानना है कि अगर आपसे विशेष्य पूछ लिया जाएगा वाक्य में, तो वाक्य में से आपको किसे ढूंढना है, संज्ञा व सर्वनाम को ढूंढना है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आप दूसरा जो आपका उदाहरण है, सोहन की गाय काली है। सोहन की गाय काली है, तो काली कौन है, गाय काली है। तो यहाँ पर गाय क्या हो गई, गाय शब्द विशेष्य हो गया, विशेषण। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि बहुत सारे जो वाक्य होते हैं उसमें विशेषण कभी कभी संज्ञा से पहले आते हैं या सर्वनाम से पहले आते हैं, और किसी किसी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम के बाद में आते हैं। तो जो पूर्व में आते हैं, थोड़ा सा जल ले आओ, जल कितना है, जल कितना लाया जा रहा है, थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर माप बताई जा रही है, जल की माप बताई जा रही है, थोड़ा सा जल। यानी कि यहाँ पर आगे जब हम इसके पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हमें दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा जल ले आओ, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा, और ये आपका जो जल क्या है, ये विशेष्य है। तो विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है इस वाक्य में, विशेषण जो है वह विशेष्य से पहले आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और 4 मीटर विशेषण है, और ये जो आपका कपड़ा शब्द है इससे पहले आ रहा है। जो विशेषण शब्द बाद में आते हैं, यहाँ पर देखेंगे यह रास्ता छोटा है, रास्ता क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, विशेषता इसकी क्या है कि रास्ता कैसा है, छोटा है। तो छोटा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जो कि बाद में आ रहा है। कीड़ा कड़वा है, यहाँ पे भी सेम वही देखेंगे, वही प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे हमारी महत्वपूर्ण हेडिंग है प्रविशेषण। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण के बारे में, जो विशेषण शब्द होते हैं, यानी कि वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की विशेषता जो बताए। अब देखेंगे उदाहरण हमारे पास है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर जो है वह बहुत तेज, तेज की विशेषता क्या है, बहुत। ठीक है, तो बहुत शब्द यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। सीता अत्यंत सुंदर है, सुंदरता यहाँ पर क्या है, विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है। लेकिन जब इसकी विशेषता क्या है कि अत्यंत, थोड़ा बहुत सुंदर नहीं है, सीता बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीता शब्द है ये क्या है, आपका विशेष्य है, सीता शब्द विशेष्य है। अत्यंत जो शब्द है आपका क्या है, ये विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण है। और जो सुंदर शब्द है वह आपका क्या है, तो ये विशेषण है। यहाँ पर हमने लास्ट में, अंत में हमने क्या समझ लिया, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को हमने अच्छी तरह समझ लिया। और ये लास्ट के उदाहरण में हमने तीनों को देख लिया कि वाक्य में क्या विशेष्य है, क्या प्रविशेषण है, और क्या विशेषण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण के भी प्रकार, यहाँ बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो सीधे जो है 4 प्रकार दिए हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 4 प्रकार दिए हुए हैं वहीं से प्रश्न आए, यहाँ से भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यानी कि डीप जा करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो आपको जानना जरूरी है, तो इसको मैंने ऐड कर लिया कि प्रयोग रचना के आधार पर और सामान्य रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे प्रयोग रचना के आधार पर या सामान्य रूप से जो किताबों में आपको मिलता है अक्सर कि विशेषण जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तुलना के आधार पर देखेंगे तो तुलना के आधार पर
जो विशेषण होते हैं, जहाँ पर विशेषण जो शब्द होते हैं उनकी तुलना की जाती है, तो उसके आधार पे 3 अवस्थाएं देखेंगे कि मूलावस्था, जो विशेषण अपना स्वयं की अवस्था में रहेगा तो उसे मूलावस्था कहेंगे विशेषण की। और उत्तरावस्था में 2 लोगों के बीच में जो है तुलना की जाएगी, और उत्तमावस्था में 4-5 लोग, 2 लोग, जो लोग भी हैं सब में से एक को उत्तम मान लिया जाएगा, सर्वोत्तम मान लिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे विशेषण की उत्तमावस्था। ठीक है। अब अगला देखेंगे, स्थान के आधार पर जो विशेषण होता है वह 2 प्रकार का होता है। अभी हमने समझा कि जो कुछ विशेषण शब्द होते हैं वह संज्ञा और सर्वनाम से यानी कि विशेष्य से पहले आते हैं, और कुछ जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आते हैं। तो जो पहले आएंगे वे उद्देश्य या विशेष्य विशेषण के रूप में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और जो बाद में आएंगे वो आपकी परीक्षा में विधेय विशेषण के रूप में पूछे जाएंगे। तो आपको जो है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहले देखेंगे प्रयोग, रचना और सामान्य रूप से जो आपके विशेषण हैं, जो आपके मुख्य विशेषण 4 प्रकार के हैं, उन्हें हम समझेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें जो है संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है। ठीक है। जैसे देखेंगे बगीचे में सुंदर फूल हैं। फूल की विशेषता क्या है? सुंदर है। यहाँ पर सुंदरता बताई जा रही है फूल की। ये जो सुंदर शब्द क्या है? गुण बताया जा रहा है फूल का। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। यहाँ पर स्वच्छ से जो है नगर की स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। ठीक है। तो नदी कैसी है? गंदी है। यहाँ पर गंदी शब्द से यानी कि बुराई बताई जा रही है। किसकी? नदी की बुराई बताई जा रही है कि नदी कैसी है? गंदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ शब्द से जो है यहाँ पर बच्चों की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चे स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर गुण, दोष वगैरह बताया जा रहा है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? अवस्था हो गई, दिशा हो गई, दशा हो गई, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? तो ये सारी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, वैसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, सिर्फ एक बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो वहाँ से पर जो है आंसर आयोग ने 7 माना है, तो ये 7 को मैंने दिया है। बहुत सारी किताबों में आपको कहीं 9 कहीं 10 मिल जाएंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। देखेंगे पहला क्या है? गुण, जिसमें आपका सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत। रंग में लाल, पीला, हरा, बैगनी, आप समझ ही रहे हैं। आकार में टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान में क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, यानी कि जिस स्थान से हम भारत से हैं तो हम भारतीय बोले जाते हैं। ठीक है। कोई अमेरिका से है तो उसे क्या बोलेंगे? अमेरिकी बोलेंगे। यानी कि स्थान संबंधी विशेषता हो गई यहाँ पर, ये भी गुणवाचक के अंतर्गत आता है। काल संबंधी यानी कि समय से संबंधित, नया है, पुराना है, ताजा है, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्राचीन, आगामी, गत, है ना, मौसमी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये काल के अंतर्गत आ जाएंगे। दशा की बात करेंगे तो दशा कैसी है? दुबला है, पतला है, मोटा, भारी, गीला, सूखा, ये सारी क्या हो गई? ये दशा हो जाएगी। दिशा की बात करें तो दिशाएं आपकी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, है ना, ऊपरी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो 7 आपके क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो आपका नॉर्मल तरीके से जो आपका विशेषण है उसमें दूसरा पार्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से बहुत ही ज्यादा डीप प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इनके जितने भी पार्ट हैं वहां से भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि जिस विशेषण से संख्या की निश्चित संख्या पता चले या अनिश्चित संख्या पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर 40 संख्या बता दी गई और यह निश्चित संख्या है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दोनों भाइयों में, तो यहाँ पे दोनों भाइयों की बात की जा रही है। उनकी दूसरी लड़की की शादी हुई है, तो यहाँ पर दूसरी लड़की की शादी हुई है। देश का हर एक बालक, यहाँ पर हर एक प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा, दूसरी क्रमवाचक में आएगा। आगे हम जब इसके पाठ को पढ़ेंगे हम। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें जो है निश्चित संख्याएं बताई जाएंगी, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याएं अनिश्चित बताई जाएंगी, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं, ठीक है। यानी कि जो निश्चित संख्याएं हैं उनके कितने भेद हैं, तो उनके 6 भेद हैं। तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक, ये जो आपके प्रकार हैं, यहाँ पे भी किताबों में मतभेद है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से ये दिए हुए हैं, लेकिन ये जो मैंने अपना जो ये तैयार किया है कंटेंट, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, यहाँ से बिल्कुल आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है, इसका आप ध्यान देंगे। तो समुदायवाचक आपको मिलता है किताबों में, समुच्चय बोधक नहीं मिलता है, किसी किसी किताब में मिलेगा, बहुत रेयर। तो समुच्चय बोधक पूछा जाता है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया कि अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रत्येक बोधक, और इसमें हम पहले वाले को पढ़ते हैं। पहला क्या है, गणनावाचक। गणनावाचक जब हम वस्तुओं की गणना करते हैं, ठीक है, तब गणना जो होती है उसमें जो संख्याएं होंगी वो पूर्णांक भी होंगी और अपूर्णांक भी होंगी। पूर्णांक संख्याएं होंगी जिसमें 1, 10, 100, 1000, लाख होगा, और अपूर्णांक में देखेंगे तो पौना, सवा, डेढ़ की बात करेंगे, ढाई की बात करेंगे, है ना, पौने 2, पौने 4, है ना, सवा 2, कुछ भी जहाँ पे कंप्लीट ना हो। यहाँ पर अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएंगी, और जहाँ पर संख्याएं पूर्ण होंगी, ठीक है, वहां पर पूर्णांक बोधक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि पूर्णांक संख्याएं में जो संख्याएं थी वो पूर्ण थी, 1, 2, 10, 100, 1000। अपूर्णांक में पौना 2 या अपूर्णांक मतलब अपूर्ण नहीं थी। जैसे उदाहरण देखेंगे, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। अपूर्णांक में देखेंगे, मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं और पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, ठीक है। यहाँ पे अपूर्णांक, तो ये अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। क्रमवाचक में देखेंगे कि क्रम में अगर मान लीजिए कि लाइन से कोई लोग बैठे हैं, ऐसे क्रम में बैठे हैं, तो हम इसको कह दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये आपका क्रम हो गया। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। पहला लड़का 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी, दूसरा, चौथा, ठीक है। पहला लड़का, यहाँ पर पहला लड़का क्रम बताया जा रहा लड़के का। दूसरा लड़का, राम के कक्षा में प्रथम, द्वितीय अगर शब्द आता है वो भी आपका क्रम में जाएगा। श्याम द्वितीय श्रेणी से पास हुआ है, तो क्रम को भी आप पहचान लेंगे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम वाला जो आपका ये हेडिंग है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं आपकी परीक्षा में।
आवृत्तिवाचक, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी संख्यावाचक की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण से। आवृत्तिवाचक विशेषण में जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताया जाता है यहाँ पर, जैसे 2 गुना, 4 गुना बल, 100 गुना धन, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, ऐसे जो शब्द आएंगे। तो मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना काम करता है। तो अगर इसको 4 गुना कहीं कहीं आपको 4 गुना देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वही चीज है 2 गुना या 2 गुना। 2 गुणा भी पूछ सकता है, कह सकता है, आ सकता है। अगली हेडिंग हमारी क्या है? समूहवाचक विशेषण, यानी कि आवृत्ति के बाद समूहवाचक। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यह संख्या जो है समुदाय का बोध करते, यानी कि जहाँ पर भीड़ है, ढेर सारी भीड़ है, और इस भीड़ में से हमने कह दिया कि 4 थे, 5 थे, है ना, लड़ाई में 4 थे, 5 थे, 100 थे, हजारों थे, ऐसे हमने जो बताया वो किसके अंतर्गत आएंगे? वे आ जाएंगे समूह के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे 3 मित्र, 7 घर, 2 बहनें, 4 भाई, 3 दोस्त, 5 लोग, इस तरह से जब आपके पास आएंगे उदाहरण, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? समूहवाचक। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से 4 चले जाओ, यहाँ पे भी देखें 3 4। समुच्चय बोधक में क्या होगा कि एक ग्रुप को बताएगा। समुच्चय यानी कि एक ग्रुप में देखेंगे तो दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। जोड़ा में 2 लोग होते हैं, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी। ठीक है, सप्तशती में 700 श्लोक होते हैं, 32 में 32 श्लोक, शताब्दी में 100। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ग्रुप डिसाइड है, नंबर यहाँ पर डिसाइड है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। और ये भी जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा 2 दर्जन केला लाओ, सप्तशती के अध्याय श्लोक याद करो। अब इसी में जो आपका निश्चित संख्यावाचक जो आपका विशेषण था, उसमें आपकी आखिरी हेडिंग है प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक जो आपका विशेषण होता है, इसे पार्थक्यवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, हो सकता है कि ये प्रश्न आपका बन जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक बोधक को पार्थक्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि इसके जाति के हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे हर एक की बात की जा रही है, प्रत्येक की बात की जा रही है, 2 की बात की जा रही है, हर तीसरे, प्रति, अरे हर एक, 1 2 4 4। ठीक है, तो हर एक को प्रसाद मिला, अगर इस तरह का आएगा तो ये आपका निश्चित संख्या के अंतर्गत, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत ये उदाहरण आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। अब जो संख्यावाचक विशेषण है उसका दूसरा जो पार्ट है क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे हम देखेंगे। जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, कुछ, कई, काफी, ये भी खूब पूछे जाते हैं। ये भी आपके जो है उदाहरण खूब आते हैं इसके अनिश्चित संख्यावाचक के। सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें थीं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 50 लोग, है ना, अनुमान लगाया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या है। करीब 20 रुपए, यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है कि 20 रुपए थे, एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे अनिश्चित संख्या। सैकड़ों लोग। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जो अगला विशेषण है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में इस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध हो, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि नाप तौल कह दें या माप तौल। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में नाप तौल दिया हो मिलता है आपको, और कहीं कहीं माप तौल, और इसी तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो
परिमाणवाचक जो विशेषण होता है इसके भी दो प्रकार हमें मिलेंगे, जिसमें निश्चित परिमाण होगा और अनिश्चित परिमाण होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो 2 मीटर कपड़े की बात हो रही है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसे हम सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वही जो शब्द, वे विशेषण जो है किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाण के अंतर्गत आएंगे। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण के दो प्रकार हैं। निश्चित परिमाण बोधक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद, 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। और जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, ठीक है, इत्यादि। अब देखेंगे इसको आपने समझ लिया होगा ना। यहाँ पर यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया गया कि जो दूध है वो कितना है, 100 लीटर है। और यहाँ पर अगर हम उसी को कह दें कि थोड़ा दूध, जरा सा दूध, तो अनिश्चित हो गया। दूध कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। तो समझ लिया होगा आपने। अब देखेंगे जो ये इसका चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको समझना होगा कि जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम उस किसे कहते हैं, और जो सर्वनाम मूल सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, है ना। तो मूल सर्वनाम जो है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये इसको जानना जरूरी है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है, ठीक है, तो वह आदमी जो है वो क्या है, ये संज्ञा है। और जो वह सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आया और आकर के उस आदमी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर विशेषण आपको 2 मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर व्यवहार कैसा है उसका, अच्छा है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो यहाँ पर कौन जो है ये प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम है और यह छात्र जो है आपका संज्ञा शब्द है। इस छात्र से पहले आपका ये सर्वनाम आया और इसने जो है छात्र की विशेषता बताई, तो ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कहीं कहीं परीक्षा में आपको संकेतवाचक विशेषण के रूप में पूछा जाएगा। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपके सर्वनाम हैं 6, जिसमें आपका पुरुषवाचक और निजवाचक इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 जो है आपके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये सारे आ करके क्या करते हैं, ये विशेषण में आ करके और संज्ञा से और सर्वनाम से, संज्ञा शब्द से पहले लग करके क्या करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण शब्द बन जाते हैं। ठीक है। जैसे जो पुस्तक, कौन आदमी, कोई व्यक्ति, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई लड़का। देखेंगे अनिश्चितता की बात हो रही है। यह मूर्ति एग्जैक्ट किसी मूर्ति की तरफ इंगित करके बताया जा रहा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक आपका जो है सर्वनामिक विशेषण हो गया। कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। संबंध में जो पुस्तक, सो लड़का, जो वस्तु, यहाँ पर जो है संबंध दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो इसके दृष्टि से जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो होते हैं मूल सर्वनामिक विशेषण और दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इनको पहचानने का एक ही तरीका है कि जो मूल सर्वनामिक विशेषण है, तो जो आपके मूल सर्वनाम है उनको आप याद रख लें। मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम आपके होते हैं 11। कौन कौन से? यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, मैं, तू, आप। कितने हो गए? काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके मूल सर्वनाम है, ठीक है। अब इन्हीं सर्वनामों में विभक्ति जोड़ करके, यानी कि कारक शब्द जोड़ करके इन्हीं को बदल दिया जाए। चाहे यह से बनता है इस, इसका, इसका। कौन से क्या बनेगा? किसे, किसे, किसका, किसका। जैसे मैं लेता हूँ, मैं शब्द लेते हैं तो मेरा, मुझे, मुझको। आप समझ रहे होंगे। इसी तरह सभी जो मूल सर्वनाम हैं उन सारे सर्वनाम से और भी बहुत सारे सर्वनाम बनाए जा सकते हैं। तो जो मूल सर्वनाम आपके 11 हैं, अगर वो आते हैं उदाहरण में दिखाई पड़ते हैं तो वो मूल सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब उनसे बने हुए जो आपके सर्वनाम शब्द हैं वे आते हैं तो वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के, यानी कि किसी बदलाव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे ही मूल विशेषण कहते हैं। यानी कि जो आपके 11 मैंने यहाँ बताए यही आपके मूल सर्वनाम हैं, ठीक है। वह लड़की विद्यालय जा रही है, वह क्या है? यहाँ पे मूल सर्वनाम है। कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो यहाँ पर कोई क्या है? मूल सर्वनाम है। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कुल क्या, कुछ यहाँ पर मूल सर्वनाम है। अब यौगिक सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, है ना। तो इस, यह से बना है ऐसा आदमी, है ना। यहाँ पे कौन, कौन से बना है? कितने रुपए तुम्हें चाहिए। यहाँ पर मैं से बना है मुझसे, है ना। यहाँ पर ये सारे यौगिक सर्वनाम दिखाई पड़ेंगे तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। देखेंगे यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है। वह से कैसे बन रहा है, जो से कैसे बन रहा है, कौन से कैसे बन रहा है। अब हम समझेंगे कि जो परिमाणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है उसमें क्या अंतर है। तो जिन वस्तुओं की माप तौल की जा सके उन्हें उन्हें जो है हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें से कुछ शब्द तौल के लिए आया है इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अगर ये दूध से पहले आ गया, ऐसे तो आना चाहिए कि जरा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन कहीं कहीं परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि क्यों, दूध को तो हम काउंट कर नहीं सकते, लेकिन जब अगर पूछ लिया गया और सामने दूध है तो किसके अंतर्गत जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, अब यही कुछ शब्द बच्चों के सामने आया तो यानी कि बच्चे तो हम काउंट करते हैं तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सर्वनाम में और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो सर्वनाम जो शब्द होता है
उसे आप जैसे वह मुंबई गया, सीधा हमने बता दिया कि वह मुंबई गया, तो यहाँ पर जो वह शब्द है, हो सकता है कि यह राम की जगह आया हो, श्याम, कोई भी नाम, या आप अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे ही तो प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्द। लेकिन जब ये किसमें प्रयोग होंगे, जब ये प्रयोग होंगे सर्वनामिक विशेषण में, तब ये रथ है जो है यहाँ पर क्या है, रथ यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इससे पहले आ गया सर्वनाम, और ये जो है संकेत करके बता रहा है कि वह रथ आ रहा है, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो गया। यही दोनों अंतर हैं। अब हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो सर्वनाम है वह तुलना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में विशेषण शब्दों की मूलावस्था ही होती है ना, जैसे कि ज्योति मोटी है, इसकी विशेषता कितनी क्या है, ज्योति की विशेषता क्या है, ज्योति मोटी है। यहाँ पर यानी कि मोटी जो शब्द है वह मूलावस्था है, विशेषण की मूलावस्था है। उत्तरावस्था में क्या होगा, इसमें विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप सही कर लेंगे। तुलना की जाती है, जैसे ज्योति गीता से अधिक मोटी है, यहाँ पर ज्योति की तुलना किससे, गीता को इसमें लाया गया कैरेक्टर में, और गीता से ज्योति से गीता अधिक मोटी है, यानी कि हम किसको बता रहे हैं, गीता को मोटी बता रहे हैं, यानी कि 2 लोगों में हमने यहाँ पे तुलना कर दी, तो ये जो है विशेषण की उत्तरावस्था हो गई। उत्तमावस्था में इसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके यहाँ पे तुलना की जाएगी, लेकिन एक ही को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ एक को मान लिया जाएगा। जैसे ज्योति सबसे मोटी है ना, यहाँ पर ज्योति को बता दिया गया कि वही सबसे मोटी है, उसे मोटा कोई है नहीं, यानी जिसको सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बता दिया गया वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। उच्च मूलावस्था, उच्चतर, उत्तरावस्था, उच्चतम शब्द अगर आए तो उत्तमावस्था, कठोर कठोरतर, कठोरतम, गुरु गुरुत्तर, गुरुत्तम, महान का महानतर या महत्तर, महानतम या महत्तम, है ना। ये प्रश्न बन करके आ सकते हैं आपके सामने। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, तीव्र का उत्तरावस्था, तीव्रतर, उत्तमावस्था, तीव्रतम, इसी तरह से सभी का आप देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण एक ही नाम है, और विधेय विशेषण। जब हमने देखा है कि कोई भी वाक्य है, जैसे कोई सा ये वाक्य, यह रास्ता लंबा है, या मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, तो जो मोहन है ये उद्देश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, और जो बच गया वाक्य का, जो बच गया पार्ट, उसे हम विधेय कहते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे कि इधर का जो इलाका है वो जैसे गाय है ये उद्देश्य है, और इधर के बचा हुआ विधेय है। उसी आधार पर जैसे उद्देश्य में गाय मीठा दूध देती है, तो दूध तो हमारा विशेषण है, लेकिन इससे पहले आ गया मीठा, यानी कि विशेषण जब पहले आ जाएगा, विशेषण विशेष से पहले आएगा, तो वहाँ पर उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण होगा। और जब विशेषण जो है वह विशेष्य से बाद में आएगा, ये विशेष्य है, अब इसके बाद में जब आ रहा है और यहाँ पर पहले आ रहा है, जब बाद में आएगा तो विधेय विशेषण आएगा, यानी कि विधेय वाले इलाके में जब विशेषण आ जाएगा तो विधेय विशेषण हो जाएगा, जब उद्देश्य वाले इलाके में होगा तो उद्देश्य विशेषण या
विशेष से विशेषण होगा। दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आए हुए भी हैं। कुछ ऐसे जो विशेषण होते हैं जो परंपरागत होते हैं, इसमें से कभी कभी किसी किसी साल प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल आए, लेकिन ये थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आप इसे कर ले जाएं। जैसे पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान सुंदर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। मोर के समान घमंडी, कौवे के समान चालाक, ठीक है ना। यहाँ पर मोर के समान सुंदर भी आया है, पहचानना है आपको कि कैसे आ जाएगा। यहाँ मोर के समान घमंडी भी, ठीक है। बरगद के समान सृष्टि, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, लता के समान प्रसन्न और केसर के समान पीला, ठीक है। ये सारे आप पढ़ लेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी रचना कैसे होती है। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होता है, जैसे रूप रचना के दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है। रूप रचना की दृष्टि से ये 2 बार हो गया है, ये काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विकारी वे जिनमें विकार उत्पन्न हो, अविकारी वे जिनमें विकार उत्पन्न न हो। जिसमें अविकारी विशेषणों में परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन विकारी विशेषण में परिवर्तन होते हैं। अभी बताया मैंने, शुरू के 2 विशेषण जो गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो होते हैं ये विकारी होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, जैसे संज्ञा शब्द है अंश, अंश से बन गया विशेषण आंशिक, धर्म से धार्मिक, अलंकार से अलंकारिक और नीति से नैतिक, अर्थ से आर्थिक, दिन से दैनिक, इतिहास से ऐतिहासिक, देव से दैविक, अंक से अंकित, कुसुम से कुसुमुत, सुरभि से सुरभित, ध्वनि से ध्वनित, क्षुधा से क्षुधित और तरंग से तरंगित, ठीक है। ये सारा आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे सर्वनाम से विशेषण शब्द कैसे बने हैं। तो यहाँ पर जो है जो से जैसा, आप से आपसी, मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि कैसे बनते हैं। क्रिया शब्द है जैसे पठना पठित, टिकना टिकाऊ, देखना दिखावटी, ये सारे बने हुए आपके हैं। अव्यय से भी बने हुए विशेषण है, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया, विशेषण विशेष्य प्रविशेषण हमने देख लिया, विशेषण के भेद देख लिया, स्थान के आधार पर, रचना के आधार पर, तुलना के आधार पर, सारे पार्ट्स भी देख लिए। अब हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ये कहता है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वाक्य में उस शब्द संकेत वाचक विशेषण है। देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने जो ग्रंथ यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और उसको जो है संकेत किससे मिल रहा है, उससे, यानी कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। मैंने बताया था सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, उस शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। तो ऑप्शन आपका दिया है पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन
सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन ऐसे आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताएंगे। तो खोटी सी इसमें क्या हो जाएगी, खोटी सी आपकी विशेषण इसमें ये गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, या पूर्णांक बोधक हो जाएगा। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, कैसी दिखती है, खोटी सी। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दनामूल में किस प्रकार का विशेषण है। तो दनामूल जो होता है कि जिसका मूल्य न हो, है ना, जिसका कोई मूल्य न हो, जो अमूल्य हो, उसे दनामूल कहते हैं। तो क्या ये परिमाण बोधक है, अपूर्णांक बोधक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है, या निश्चित संख्यावाचक है। तो यह इसका जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बाकी आप लोग भी सर्च कर लेंगे इसको। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेषण शब्द संस्कृत मूल संज्ञा ऋषि से उत्पन्न हुआ है, जो ऋषियों से संबंध रखने वाला अथवा ऋषियों द्वारा प्रस्तुत अर्थ प्रकट करता है, और जिसे संस्कृत साहित्य में वेद, ब्राह्मण अथवा उपनिषद आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो ऋषि से आपका क्या बनेगा, ऋषि ऑप्शन आपका आर्स हो जाएगा, ऋषि कल्प हो जाएगा, ऋषि तुल्य हो जाएगा, ऋषिवत। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्स बनेगा, अन्य विकल्प ऋषि कल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य ये सारे असंगत हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से विशेषण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि वह केवल संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में कार्य करता है, और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की विशेषता को दर्शाने के स्थान पर केवल स्थिति एवं अवस्था का सूचक होता है। यानी कि ये पूछने को बड़ा कर दिया गया है, यानी कि प्रश्न को सिर्फ घुमा करके टेढ़ा किया गया है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल आसान है। भयभीत, निर्भीक, भीरू। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन है तो तीनों एक जैसे हैं, ये अलग हो गया आपका। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो एक प्रतिभा संपन्न, ये आया हुआ प्रश्न आपका PYQ प्रश्न है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र की विशेषता क्या है, वो कुशल है, चतुर है, अध्ययनशील है, या मेधावी है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में साड़ी की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो रंग में आ गया, तो रंग आपका गुण में आ जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में, तो लड़का आता है, इसमें नहीं हुआ है। लड़का चने बेचता है, नहीं हुआ है। बच्चे चने खरीदते हैं, इसमें भी नहीं आया है। चने बेचकर वह लड़का, अब लड़का को इंगित किया जा रहा है किसके द्वारा, यानी कि संज्ञा को वह, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में आपको बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। पहला ऑप्शन है 3 विशेषण और 3 विशेष्य। तो सुगंधित कस्तूरी आपका 1 नंबर का यहाँ पे विशेषण हो गया और 1 नंबर यहाँ पे विशेष्य हो गया। फिर लोभी विशेषण हो गया 2 नंबर, शिकारी आपका विशेष्य हो गया 2 नंबर, राजस्थानी आपका जो है विशेषण हो गया 3 नंबर, और हिरणों आपका विशेष्य हो गया 3 नंबर।
फिर अवैध, ये आपका विशेषण हो गया 4 नंबर, और शिकार, ये आपका विशेष हो गया 4 नंबर। यानी कि लास्ट में हमें आंसर क्या मिल गया, 4 4। तो हम ऑप्शन देखेंगे, 2 विशेषण ये भी आपका कट हो गया, 3 विशेषण भी कट हो गया, 4 विशेषण 4 विशेष, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। 11 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में भी हमें वही पहचानना है कि कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। विशेष यानी कि कितने आपकी संज्ञा और सर्वनाम है। तो समुद्री यहाँ पर विशेषण हो गया 1 नंबर, सांप आपका विशेष हो गया 1 नंबर, घातक आपका जो है विशेषण हो गया 2 नंबर, बहुत कीमती यहाँ पर 3 विशेषण हो गया, जहर आपका 2, यानी कि 3 आपके विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। सॉरी 4 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण कैसे बना दिया, शायद ये बहुत प्रविशेषण को भी विशेषण की तरह जोड़ रहा है, तब यहाँ पे 4 होगा। बहुत कीमती जहर, बहुत है कीमती, बहुत कीमती, कीमती का बहुत हो जाएगा तो इसका प्रविशेषण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर आपका ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो पीवाईक्यू का आंसर है वहाँ पर ये आपका डी दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है। तो दशरथ के प्राण, इस तरह से भी घुमाने वाले प्रश्न आपके सामने आते हैं। दशरथ के प्राण, तो यहाँ पर हम प्राण को ही फोकस करेंगे। कौन आकुल था, यहाँ पे प्राण ही आकुल था, विशेष्य को हमें पहचानना है। तो दशरथ कट हो जाएगा, राम कट, प्राण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन सी सही है। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भयभीत, निर्भीक, भीरू, ये तीनों आपके विशेषण हैं। भव जो है भगवान को कहते हैं, और यह जो है विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो सुंदरता यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, कवि संज्ञा है। विद्वान आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भलाई भी जो है, सुंदरता और भलाई ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण इंगित करें। क्रिया विशेषण को बताना है ना। अब हमें किसे पहचानना है, क्रिया विशेषण को। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो खाओ और सो, खाकर अभी सो जाओ, है ना, खाकर अभी सो जाओ। तो यहाँ पर समय कालवाचक क्रिया विशेषण आ गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तीसरा बच्चा, वाक्य में तीसरा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये तीसरा जो बच्चा ये क्या है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या व्यय है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है। तो आपको यहाँ पर विशेषण नहीं पहचानना है, क्रिया विशेषण पहचानना है। अच्छा अध्यापक शिक्षा के प्रति समर्पित है, तो यहाँ पर अच्छा जो क्या है, विशेषण है। मुझे उनका अध्यापन अच्छा लगता है, यानी कि उनके पढ़ाने का जो तरीका है उसकी अध्यापन जो क्या हुआ, पढ़ाने का तरीका हुआ, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम
और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द से व्युत्पन्न होकर यानी कि उत्पन्न होकर उनके उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो विशेष रूप से अग्नि के गुण, स्वभाव या उत्पत्ति। कुल मिला जुला करके अग्नि शब्द से आपको विशेषण बनाना है, अग्नि हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जब परीक्षा में आपके ये प्रश्न आते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप आंसर पे जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लूट धातु से व्युत्पन्न होकर विशेषण के रूप में कार्य करता है? तो लूट से विशेषण क्या हो जाएगा? सीधे लुटेरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लंबाई संज्ञा से उत्पन्न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई या उसके आकार के गुण को व्यक्त करता है और उसके स्वभाव या स्थिति को व्यक्त करता है? तो इसमें क्या कहेंगे? लंबा, लंबापन, लंबान, लंबन, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बचे हुए जो प्रश्न अभी रह गए हैं वो प्रश्न अगली क्लास में हम करेंगे। 20 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अगली जो क्लास होगी उस विशेषण शब्द से 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।